इसके पहले पार्ट में हमने देखा फीबी के नाना जो एक घोस्ट बस्टर थे वो अपनी बेटी कैली और उसके परिवार से दूर अपने फार्म हाउस पर अकेले रहते थे और अपने आखिरी समय वो अपने घोस्ट बस्टर दोस्तों से अलग हो गए थे। फिर अकेले पड़ जाने की वजह से एक भूत ने उन्हें जान से मार दिया था। वहीं उनकी बेटी कैली की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसको अपने दोनों बच्चों फीबी और ट्रेवर के साथ अपने पिता एगोन के मरने के बाद उनके टूटे फूटे फार्म हाउस में रहने के लिए आना पड़ता है। वहीं फीबी को अपने नाना की भूतों को पकड़ने वाली प्रोटोगन, घोस्ट ट्रैप और उनकी घोस्ट कार मिली थी, जिससे उसे पता चला कि उसके नाना एक घोस्ट बस्टर थे। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर भूतों से अपने शहर की रक्षा करते थे। उसके बाद फीबी अपने दोस्त पॉडकास्ट, लकी और अपने भाई ट्रेवर के साथ खुद ही भूतों को पकड़ने लगी थी, जिसमें फीबी का क्लास टीचर गैरी उनके साथ था। फीबी ने अपने नाना एगोन की आत्मा को मुक्ति दिलाई थी, लेकिन इन सब में उनकी घोस्ट बस्टर कार खराब हो जाती है। तो एगोन का एक पुराना साथी डॉक्टर विंस्टन उसको लेकर शहर के फायर हाउस आ जाता है। अब उससे आगे सन 1904 न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन एडवेंचर सोसाइटी की एक बिल्डिंग में अचानक से धुआं निकलने की वजह से फायर डिपार्टमेंट के लोग वहां कमरे में फंसे लोगों को बचाने के लिए दरवाजा तोड़कर जैसे ही अंदर का नजारा देखते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जुलाई की भरी गर्मियों में उन्हें वहां लोगों के साथ सब कुछ जमा हुआ मिलता है और वहाँ एक फोनोग्राफ में अजीब सा मंत्र चल रहा था। साथ ही उन्हें वहाँ एक रहस्यमयी महिला प्राचीन पीतल का कवच पहने अपने हाथों में एक पीतल का गोला पकड़े बिना जमी हुई मिलती है। उसकी आंखें खुलते ही बर्फ से जमे सारे लोगों के सर फट जाते हैं और उस पीतल के गोले में जिस पर कोई पौराणिक भाषा लिखी थी उसमें एक प्राचीन भूत कैद हो जाता है। इस घटना के कई दशकों बाद वही न्यूयॉर्क शहर में फीबी अपने भाई ट्रेवर, क्लास टीचर गैरी और अपनी माँ कैली के साथ शहर में हंगामा मचा रहे एक सीवर ड्रैगन के भूत को पकड़ने के चक्कर में शहर का काफी नुकसान कर देते हैं। हालांकि वो लोग अपने गैजेट से उस भूत को घोस्ट ट्रैप में कैद कर लेते हैं। अब शहर में हुए इतने बड़े नुकसान की वजह से मेयर वाल्टर गैरी और कैली को बहुत सुनाता है और फीबी के 18 साल से कम होने की वजह से उसके भूत पकड़ने के काम पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगा देता है और आगे से इस तरह का नुकसान करने पर उनके फायर हाउस जहाँ वो आजकल रह रहे थे उसको मिट्टी में मिलाने की धमकी देता है। वैसे भी वॉल्टर इसके फर्स्ट पार्ट से ही घोस्टबस्टर्स के काम को बंद करवाने में लगा हुआ था। अब क्योंकि गैरी और कैली एक दूसरे से प्यार करते थे तो गैरी उन्हीं के साथ फायर हाउस में रहने लगा था, पर फीबी उसको एक अच्छा वैज्ञानिक तो मानती थी लेकिन अपना पिता नहीं। घर आकर गैरी सीवर ड्रैगन के भूत को घोस्ट ट्रैप से निकालकर भूतों को हमेशा कैद करके रखने वाले कंटेनमेंट यूनिट में डालकर जैसे ही उसका लीवर खींचने की कोशिश करता है वो अटक जाता है। फिर वो बड़ी मुश्किल से कैली की मदद से उस लीवर को खींच पाता है। वहीं दूसरी तरफ फीबी का क्लासमेट पॉडकास्ट एक पुराने घोस्ट बस्टर डॉक्टर रे के साथ उनके बुक स्टोर पर काम करने लगा था। डॉक्टर रे वहाँ पर भूतों से संबंधित और श्रापित चीजों को खरीद कर इकट्ठा किया करते थे और जो चीज साधारण होती पॉडकास्ट उसको अपने हथौड़े से तोड़ दिया करता। एक दिन फीबी पॉडकास्ट से मिलने स्टोर आती है। वहाँ उसको शैतानी करते हुए बहुत सारे मार्शमैलो मिनी पुट मिलते हैं। ठीक उसी समय नदीम नाम का एक आदमी अपना कुछ सामान बेचने स्टोर पर आता है। वो जैसे ही अपना सामान स्टोर पर रखता है तभी सारे मिनी पुट डर के मारे छुप जाते हैं। डॉक्टर रे उसके सामान को बाहर निकालता है। ये वही पीतल का गोला था जो सन 1904 में सामने आया था और वो रहस्यमय औरत कोई और नहीं बल्कि इसी नदीम की दादी थी। डॉक्टर रे उसे देखकर नदीम को बताता है ऐसी चीजों में पहले लोग भूतों को कैद किया करते थे। फिर वो गोले की एनर्जी को चेक करने के लिए जैसे ही अपना पीकेई मीटर उसके ऊपर लाते हैं मीटर बुरी तरह से हरकत करने लगता है और वहाँ भूकंप आ जाता है। मीटर कुछ ही सेकंड्स में फूक जाता है। साथ ही शरीर को जमा देने वाली ठंड की एक लहर फीबी के घर के तहखाने में रखे कंटेनमेंट यूनिट की दीवार में दरार ला देती है। वही नदीम जल्दी से रे से उससे पैसा लेकर बाहर निकलकर राहत की सांस लेता है, पर जैसे जैसे वो अपने हाथ हिलाता वैसे ही पास के स्टॉल पर जल रही आग भी हरकत करती है जिसको वो खुद देख नहीं पाता। फिर गैरी दीवार में आई दरार को एक पुरानी घोस्ट बस्टर जो 9 को दिखाता है और जब भूत पकड़ने की इमरजेंसी आती है तो गैरी और कैली फेबी को अपने साथ नहीं ले जाते। फेबी को बहुत अकेलापन महसूस होता है तो वो अपना चेस बोर्ड लेकर एक पार्क में आकर बैठकर जैसे ही अपनी चाल चलती है तभी एक लड़की मेलोडी की आत्मा उसके साथ खेलती हुई बताती है जब वो 16 साल की थी तब एक हादसे में वो अपने परिवार के साथ जलकर मर गई थी और जब तक वो अपना एक अधूरा काम पूरा नहीं कर लेती वो यहीं
नहीं रहेगी। वो दोनों एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन जाती हैं। अगली सुबह जोनाइन डॉक्टर विंगस्टन और लार्स को दरार चेक करने के लिए फायर हाउस लाती है। उसमें से आई आवाज उनको भी चौंका देती है। असल में वो कंटेनमेंट यूनिट फीबी के नाना ने ही बनाई थी, तो वो उसका ब्लूप्रिंट खोलकर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और वो देखते हैं ये तकनीक पुरानी हो चुकी है और कभी भी खराब हो सकती है। तभी डॉक्टर विंगस्टन उनको बताता है, इसी बात को ध्यान में रखकर हमने पहले ही इसका इंतजाम कर लिया था, और वो उन सबको लेकर अपने प्राइवेट पैरानॉर्मल रिसर्च सेंटर ले आता है। वहाँ उनके पास भूतिया पेड़ पौधे और भूतिया म्यूजिक पर रिसर्च करने वाले विशेषज्ञ भी थे। ट्रेवर को वहाँ उसकी दोस्त लकी भी मिलती है। वहीं डॉक्टर विंगस्टन ने एक मशीन बनवा रखी थी जो किसी भी वस्तु में से आत्मा को अलग कर देती थी। साथ ही उन्होंने पहले से ही कंटेनमेंट यूनिट को अपग्रेड किया हुआ था और वो भूतों को पकड़कर उन पर रिसर्च भी कर रहे थे। वहीं डॉक्टर रे उनको एक बहुत छोटे से भूत द पोजेसर को दिखाकर बताते हैं, ये सबसे खतरनाक है, ये किसी भी निर्जीव चीज पर कब्जा करके उसे अपने तरीके से चला सकता है। डॉक्टर रे पीतल के गोले के भूत को अलग करने के लिए उसे वहीं छोड़ देते हैं। लकी और लार्स उस गोले से भूत को अलग करने लगते हैं। तभी ओवरलोड होने की वजह से उनकी पावर सप्लाई उड़ जाती है, तो लार्स पावर को जल्दी ऑन करके जैसे ही गोले को मशीन से बाहर निकालने लगता है, गोला उसके हाथ को ही जमा देता है। वहीं फीबी को एक कैफे के अंदर एक भूत होने की खबर मिलती है, तो पॉडकास्ट के साथ वहां पहुंचकर जैसे ही देखती है तो वो भूत मेलोडी थी। इससे पहले फीबी कुछ समझ पाती, मेलोडी वहां से भाग जाती है और फीबी के घर वापस आने पर मेलोडी भी उसके घर आती है। फीबी उसको अंदर बुलाकर अपना घर दिखाती है, तो मेलोडी घर देखती हुई खुद ही बेसमेंट में पहुंच जाती है। वो वहाँ कंटेनमेंट यूनिट को देखकर उससे पूछती है, इसमें जाकर भूतों का क्या होता है। फीबी बताती है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके कण बिखरकर अंतरिक्ष में समा गए हों। मेलोडी हमेशा अपने पास एक माचिस की डिबिया रखती थी, जिसकी आखिरी बची तीली जलने के बाद भी हमेशा उसके पास वापस आ जाती थी। वहाँ से जाने के बाद मेलोडी को कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो उसका जवाब देती हुई कहती है कि वो उनका काम जल्द से जल्द कर रही है। दूसरी तरफ पीतल के गोले को समझने के चक्कर में द पोजेसर आजाद हो जाता है। फिर कुछ समझ न आने की वजह से लकी, लार्स और ट्रेवर नदीम के घर पहुंच जाते हैं। नदीम को लगता है कि वो लोग गोले जैसी और भी चीजों को खरीद सकते हैं, तो वो उनको अपनी नानी का गुप्त कमरा दिखाता है। वो पूरी तरह से पीतल का बना हुआ था और वहाँ बहुत सी प्राचीन चीजों के साथ उसकी दादी का कवच भी था। वहाँ पर किसी जानवर के सींग भी थे। तभी लकी का डिवाइस सारे कमरे की चीजों को छोड़कर नदीम के शरीर में कुछ भूतिया संकेत देता है, तो वो बिना समय गंवाए नदीम को लेकर सीधा पुराने घोस्ट बस्टर डॉक्टर पीटर के पास आ जाते हैं। डॉक्टर पीटर नदीम के सर पर एक डिवाइस लगाकर उससे आड़े टेढ़े सवाल करने लगते हैं और मुंह पर पेंसिल फेंक के मारते हैं, जिससे नदीम को गुस्सा आता है और उसके गुस्से के साथ पीछे जल रही लौ भड़क उठती है। उनको नदीम के एक रहस्य के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में खुद नदीम भी नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ फीबी, पॉडकास्ट और डॉक्टर रे उस गोले से निकल रही आवाज की गुत्थी को सुलझाने के लिए डॉक्टर ह्यूबर्ट के पास सिटी लाइब्रेरी आते हैं। आवाज को सुनकर वो उनसे पूछता है, इस भाषा को लुप्त हुए हजारों साल बीत चुके हैं, तुम लोगों ने इसको कहां से रिकॉर्ड किया है? तो वो उनको पीतल के गोले की तस्वीर दिखाते हैं। उसको देखते ही डॉक्टर ह्यूबर्ट सभी को लाइब्रेरी के गुप्त हिस्से में लाकर एक किताब के चित्र को खोलकर दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं, लोक कथाओं के हिसाब से इसमें गराका नाम के एक प्रेत देवता की आत्मा कैद है, जो आज से लगभग 4000 साल पहले एक सामुद्रिक राजा के आह्वान पर प्रकट हुआ था और उसने उसको मध्य एशिया का आधा भाग जीत कर दिया था। फिर अचानक राजा को डर हुआ कि गराका इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि वो उससे उसका सब कुछ छीन लेगा, तो राजा ने गराका की शक्ति के स्रोत उसके सींगों को उसके सर से उखड़वा दिया। फिर गुस्से में गराका ने अपनी मौत की ठंड से सब कुछ जमा दिया। फिर वो मरे हुए लोगों को जिंदा करके अपनी सेना बनाने की सोच ही रहा था, तभी पौराणिक आत्माओं की ताकत रखने वाले 4 फायर मास्टर्स ने उसके बर्फ के जादू को तोड़ दिया और गराका को पीतल के गोले में कैद कर दिया। लेकिन 1904 में कुछ अमीर बेवकूफों ने मैनहट्टन रिसर्च सोसाइटी बनाई और जब उन्हें ये पीतल का गोला मिला तब उन्होंने ये संगीत बजाया, जिससे भरी गर्मियों के दिनों में वहाँ कमरे में मौजूद सारे लोग जमकर मर गए। तभी द पोजेसर फोनोग्राफ पर बज रहे सिलेंडर को एक बैग में डालकर वहाँ से भागने लगता है और लाइब्रेरी के बाहर आकर एक पत्थर के शेर को पोजेस कर उन पर हमला कर देता है।
तो फीबी अपनी प्रोटोगन से उसके टुकड़े कर देती है। द पजेसर मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पुलिस वाले फीबी को इस हरकत के लिए पकड़ लेते हैं। तभी पुलिस स्टेशन में मेयर वॉल्टर आकर कहता है, फीबी तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मैं पिछले 40 सालों से इसका इंतजार कर रहा था और आज से मैं घोस्टबस्टर्स को बैन करता हूँ और कल सुबह तुम्हारे फायर हाउस की कुर्की की जाएगी। उसके बाद अपनी माँ से बदतमीजी से बात करने के लिए गैरी फीबी को डांट देता है। उसके बाद वो लोग फायर हाउस आते हैं। वहाँ नदीम, लकी और लार्स उनका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। कैली देखती है कि पुलिस वालों ने नोटिस के साथ उनके घर का ताला लगा दिया है। फीबी ताला तोड़ती है। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि पुलिस वाले उनके सारे गैजेट्स भी ले गए हैं। अब डॉक्टर रे नदीम को उसकी सच्चाई बताते हैं कि उसकी दादी पीतल के गोले की रक्षक थी और अब क्योंकि उनके वंश में तुम ही आखिरी हो तो अब तुम फायर मास्टर हो और तुम्हारा परिवार हजारों सालों से लोगों को शैतानों से बचाता आया है। फिर वो उसके आगे लाइटर जलाकर इशारे से पास ही रखी मोमबत्ती को जलाने के लिए कहते हैं। नदीम इसे मजाक समझता है और जैसे ही लो को इशारा करता है तो लो उसी दिशा में मुड़ जाती है। ये देखकर वो खुद ही हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दुखी और अकेली फीबी अपने चेस बोर्ड को लेकर मेलोडी से मिलने वापस पार्क आती है। फिर वो मेलोडी के साथ घूमती हुई उससे कहती है कि मैं साइंस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ देर के लिए अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग कर सकती हूँ और फिर मेलोडी को लेकर लैब आ जाती है। वहाँ वो 2 मिनट का टाइमर लगाकर अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग कर देती है। अब वो भूत बनकर मेलोडी के सामने आती है। तभी मेलोडी की आंखें नम हो जाती हैं और वो उससे सॉरी कहती है। उसके सॉरी कहते ही गराका की आत्मा फीबी की आत्मा पर कब्जा कर लेती है और प्राचीन मंत्रों को फीबी के सहारे बोलने लगती है। असल में गराका तभी आजाद हो सकता था जब कोई जिंदा इंसान इन प्राचीन मंत्रों को बोले, लेकिन वो किसी जिंदा इंसान को काबू नहीं कर सकता था और फीबी की आत्मा के उसके शरीर से अलग होते ही उसकी आत्मा के थ्रू वो फीबी के शरीर को कंट्रोल कर सकता था और यही काम गराका ने मेलोडी को करने के लिए दिया था, जिसमें वो लगी हुई थी। मेलोडी ने गराका का साथ इसलिए दिया था क्योंकि वो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलकर मेलोडी के मरे हुए माँ बाप से उन्हें एक बार मिलवा सकता था। मंत्र पूरा होते ही वो पीतल का गोला टूटकर बिखर जाता है और 2 मिनट का समय पूरा होते ही फीबी की आत्मा उसके शरीर में वापस आ जाती है। उसके सामने गराका आजाद खड़ा हुआ होता है। तभी लकी आकर अपनी प्रोटोगन से उस पर हमला करती है, लेकिन गराका उसके प्रोटोन कणों को जमाकर प्रोटोगन को ही खराब कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब पूरी टीम के घर वापस आने पर वो लोग उन्हें सारी बात बता देते हैं। इतने में गराका नदीम के घर पहुंचकर उसकी दादी के कमरे में रखे सींग निकालकर वापस अपने सर पर लगा लेता है। वो सींग किसी जानवर के नहीं बल्कि उसी के थे। उसकी ताकत वापस आते ही वो पूरे शहर को जमाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ रे सबको बताता है कि गराका अब हमारे कंटेनमेंट यूनिट के अंदर बंद भूतों को निकालकर अपनी सेना बनाने के लिए यहाँ आता ही होगा। तो वो लोग गराका को रोकने के लिए अपने सभी गैजेट्स निकालकर तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी फीबी को एक आइडिया आता है। वो अपने प्रोटोगन के हर एक हिस्से पर पीतल की परत चढ़ा देती है, क्योंकि पहले भी गराका को पकड़ने के लिए पीतल का ही इस्तेमाल किया गया था। अब नए और पुराने घोस्टबस्टर्स की टीम गराका से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन द पजेसर चीजों में घुसकर उन सबको परेशान कर देता है और फिर वो जैसे ही ट्रेवर पर प्रोटोगन तान कर चला देता है, तभी नदीम अपनी ताकत से प्रोटोगन से निकलने वाली लेजर की दिशा मोड़कर ट्रेवर को बचा लेता है और पॉडकास्ट उस गन को तोड़ देता है। वही पूरे शहर को जमाकर गराका फायर हाउस आता है। वहाँ सबकी प्रोटोगन उसके आगे फेल हो जाती है। गराका वहाँ सबको बर्फ में फंसाकर उनके कंटेनमेंट यूनिट को तोड़कर सारे भूतों को आजाद कराता हुआ दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल देता है। तभी फीबी अपनी पीतल की चढ़ी प्रोटोगन से उस पर हमला करती है, जो गराका पे असर डालती है, लेकिन गराका उसकी गन के साथ फीबी को भी जमा देता है और इससे पहले गराका उसे मार देता तभी मेलोडी अपनी माचिस की आखिरी बची तीली जलाती है। तो नदीम अपनी दादी का कवच पहने उस तीली की आग को इकट्ठा करके गराका पर हमला कर देता है और उस आग की गर्मी से सभी लोग बर्फ की कैद से आजाद हो जाते हैं। फीबी फिर से अपनी प्रोटोगन से उस पर हमला करती है और सारे उसे सहारा देने के लिए उसके साथ खड़े होते हैं। बाकी सारे पुराने घोस्टबस्टर गराका को कैद करने के लिए तहखाने में जाकर कंटेनमेंट यूनिट को ऑन कर उसका लीवर खींच देते हैं। तो वो यूनिट गराका को अपने अंदर खींचने लगती है, जिसकी वजह से उसके सींग उसके सर से टूटकर अलग हो जाते हैं और वो कंटेनमेंट यूनिट में कैद हो जाता है। वहीं घोस्टबस्टर्स की मदद करने के लिए मेलोडी को
तो मुक्ति मिल जाती है। वो अपनी याद के तौर पर अपनी माचिस फीबी को देती है और उसकी आत्मा के कण अंतरिक्ष में समा जाते हैं। फिर पूरे शहर की बर्फ पिघल जाती है। मेयर वॉल्टर फिर से उन्हें वहाँ धमकी देने आता है, लेकिन वहाँ मौजूद सभी जनता का सपोर्ट देखकर उसको उन पर से बैन हटाना पड़ता है। और फिर वो सभी फीबी की बहादुरी के लिए ताली बजाकर उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि इस बार भी उसी की वजह से पूरा शहर बचा था। तभी उनके ऊपर से सीवर ड्रैगन निकलकर भागता है, तो फीबी पहली बार गैरी को पापा बोलकर उसे पकड़ने के लिए अपने परिवार के साथ उसके पीछे जाती है। इसके मिड क्रेडिट सीन में मार्शमैलो लिलीपुट एक आदमी के ट्रक पर कब्जा कर उसे चुरा लेते हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।